देखिए मैं कोई कवि नहीं, मेरा ना तो कवि बनने का सपना है। मुझे वो कहानी नहीं सुननी कि भाई कोई रॉ का एजेंट है और वो जाता है और उसको मार लाता है और भारत को बचा लेता है। वो कहानी मेरे पास ग्वालियर से मुंबई तक का जो सफर है, ये अपना सफर मैंने लोगों से साझा करने में ऐसा लगता है आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और अब आप हाँ जनाब मैं जब वहाँ से निकला था फिर प्लेटफॉर्म पे सोया इस तरह की कहानियाँ मेरे पास नहीं है। पेट पीठ मिलकर एक कूड़ा चलता लाठी टेक लगभग मुझे ऐसा अंदाज है, मेरे फिगर्स गलत हो सकते हैं, मुझे लगता है 60 से 70% जो शहर में रहने वाले लोग वो सिर्फ शहर को मेंटेन करने के लिए। जब हम कहानियों के बारे में सोच रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उनको बना रहे होते हैं, उस वक्त भी आपका माइंड सेटअप क्या होता है? ये कहानियां क्यों लोगों तक पहुंचनी चाहिए? देखिए लिखते वक्त तो मुझे टाइम नहीं लगता, मैं तो पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट 5-6 दिन में लिखी। तो मैंने शुरू के बहुत सारे साल तो बम्बई में सिर्फ सड़कों पे चल चल के बिताए। हमने देखा है कि पिछले 1-2 साल से आपकी फिल्म को लेकर जितनी नेगेटिव और पॉजिटिव बातें आपके ऊपर की गई हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा किसी पे हुई होंगी ऐसी बात। ये है क्या? ऐसी क्या चीज है कि दुनिया की सारी सभ्यताएं खत्म होती जाती हैं और भारत खत्म नहीं होता? हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हमारे माँ बाप, हमारी सोसाइटी एक बच्चे को कल्टीवेट करने में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। पल्लवी मैम से मुलाकात आपकी कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या कविता भी उसके पीछे कविता है कि उसके पीछे का राज है? कविता नहीं होगी तो इश्क भी नहीं हो सकता और इश्क को तो बिना कविता के बता भी नहीं सकते। तो ये मेरा कोई सपना फिल्म मेकर बनने का था कभी भी नहीं। नदी क्रॉस कराने के लिए सबसे अच्छा पतवार है कविता क्या है? देखो मैं कविता को थोड़ी अलग नजर से देखता हूं। मेरे लिए कविता कुछ शब्दों को जोड़ तोड़ के रख देना, तालियां बजे कविता पे मेरे लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। नमस्कार। मैंने मेरी खुशकिस्मती की मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो सर शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि आपकी जो फिल्में हैं बहुत लोगों तक पहुंचती हैं, आपकी कहानियां लोगों तक पहुंचती हैं, आपकी किताबें लोगों तक पहुंचती हैं, बट लोगों को अगर विवेक अग्निहोत्री के बारे में जानना हो कि आप ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर से मुंबई तक का जो सफर है, अगर उस वहीं से शुरुआत करते हैं वो दर्शकों को साथ साझा कर पाए। ये अपना सफर मैंने लोगों से साझा करने में ऐसा लगता है आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और अब आप हाँ जनाब मैं जब वहाँ से निकला था फिर प्लेटफॉर्म पे सोया उस तरह की कहानियाँ मेरे पास नहीं है। तो लेकिन हाँ मैं अगर देखा जाए तो हमारी मिट्टी जो है वो तो उत्तर प्रदेश से है। मेरे पिताजी शाहजहानपुर के पास एक बहुत ही छोटा सा करीब सा गांव है कन्योड़ा, वहाँ से थे। मेरी जो माँ है इटावा कानपुर के पास एक जगह आप जानते हो गाँव, तो वहाँ से थी और काफ़ी ज़िंदगी बीती है उत्तर प्रदेश में। कानपुर में तो एक यानी वो जड़ तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ अपनी। बहुत सीखा भी उत्तर प्रदेश से और मैं पैदा हुआ ग्वालियर में। मेरे पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो ग्वालियर में पैदा हुआ, भोपाल में रहा, जबलपुर में रहा, फिर दिल्ली आया और फिर अमेरिका भी गया पढ़ने, हार्वर्ड में पढ़ा। फिर वापस दिल्ली आया, दिल्ली में एडवर्टाइजिंग में नौकरी की और उसके बाद फिर बॉम्बे गया फिल्में एड फिल्म्स बनाने के लिए और करते करते टीवी चालू हो गया, टीवी से फीचर फिल्म्स हो गई, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। तो देखा जाए तो एक तरह से मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ का हूँ, यही और यही मेरी आइडेंटिटी है, यही मेरी पहचान है, वो मैं नहीं कह सकता। मैं कई सारे कल्चर्स के थ्रू गुजरा हूँ। मैं चूँकि एक क्लिष्ट हिंदी के साहित्यकार का बेटा हूँ तो हिंदी के साथ काफ़ी यानी हिंदी हिंदी कवियों की गोदों में पड़ा हुआ हूँ, चाहे वो दिनकर जी रहे हों, चाहे सुमित्रा सॉरी शिवमंगल सिंह सुमन जी रहे हों, दुष्यंत कुमार रहे हों, ऐसे तमाम बड़े बड़े जो साहित्यकार उन्हीं की गोदों में खेल खेल के बड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए कविता से भी लगाव है। और उसके अलावा मैं शायरों के साथ भी काफ़ी उठना बैठना रहा, क्योंकि भोपाल में मुशायरे बहुत होते थे, शायरों के साथ बड़ा मिलना जुलना था। कवि सम्मेलन उस वक्त फैशन था, कवि सम्मेलन शुरू होते थे, जैसे अब गोपाल दास नीरज हमारे रिश्तेदार थे, अब मैं जाता था तो वो सुबह तक चलते थे 6-6 बजे तक कवि सम्मेलन। और कवि सम्मेलन सक्सेसफुल है कि नहीं वो ऐसे कैसे पता चलता? आज आप जैसे कहते हैं ना भाई हमने एक ट्वीट किया तो इतने उसके रीट्वीट आए या आपकी वेबसाइट पे आपने कुछ डाला, आप अभी कह रहे थे कि इतने मिलियन आपके ट्रैफिक है।
कवि सम्मेलन कैसे सक्सेसफुल कैसे पता चले? तालियों की गड़गड़ाहट से तो नहीं हो सकता। कितने बजे तक चला सुबह? हाँ। मुशायरा कब तक चला? कई बार फिर उस सुबह की चाय आने लगती थी, फिर जलेबियाँ आ जाती थी, फिर पोहा आ जाता था। मुशायरा चला ही जा रहा है, कवि सम्मेलन चला ही जा रहा है। उसके अलावा एक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा का पूरा जो एक बैकग्राउंड है, उसमें जो नींव है वो साहित्य की, भारतीय साहित्य। और मुझे करीब 21-22 साल की उम्र तक विदेशी साहित्य और अंग्रेजी का साहित्य पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि हिंदी मीडियम में पढ़े बड़े हुए, अंग्रेजी भी हिंदी मीडियम नहीं पढ़ी, जैसे आपका और हमारे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब मैंने फिर इंग्लिश से क्या हुआ कि कई सारे जापान के राइटर्स हैं, चाइनीज राइटर्स हैं, अफ्रीकन राइटर्स हैं, उनको भी पढ़ने और इसलिए मैं अपने आप को क्रॉस कल्चर कि मैं, आप अगर बोले ये है तो मैं कहूँगा ये भी सही है, वो है तो वो भी सही है। ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया में लोग आपको पहचान नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे मजबूरन आपको एक दिशा में चलना होता है। तो ये है। सर मुंबई गए, मुंबई कैसी है? आप पता नहीं, मैं बीच में पहले जब इतनी मारी नहीं थी मेरे नाम को लेकर ट्विटर में, तो मैं बहुत एक श्रृंखला में मैंने बहुत कविताएं डाली शहर करके। मुझे मुंबई छोटी छोटी है भी, शायद कहीं पढ़ी अभी मेरे नोट्स में होंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा, पर शहर के। और मुझे दिल्ली में रहा हूँ बहुत साल, 15 साल, पर दिल्ली में वो बात नहीं। मैंने देखा बंबई जो शहर है वो एक आज के समाज का इतना बड़ा रिफ्लेक्शन है, आईना है। लगभग मुझे ऐसा अंदाज है, मेरे फिगर्स गलत हो सकते हैं, मुझे लगता है 60 से 70% जो शहर में रहने वाले लोग वो सिर्फ शहर को मेंटेन करने के लिए है कि शहर चलता रहे। दूसरा, हर रोज वहां पे हजारों की तादाद में स्टेशन पे लोग कुछ दिमाग में सपने लिए हुए, कुछ अरमान लिए हुए, कुछ भविष्य का नक्शा लिए हुए, कुछ लोग घर से भागे हुए, कुछ लोग बस एक शहर के जंजाल में खोने के लिए तमाम तमाम अलग रीजन से वहां पे आते हैं। तो एक रफ फिगर ऐसी मान लेते हैं, चलिए 10,000 लोग आते हैं। ऐसा नहीं हर रोज 10,000 बढ़ रहे हैं, वो कहीं वापस भी चले जाते हैं। तो मैं भी जब मुंबई शहर में उतरा तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आया, मैंने जो हुजूम देखा लोगों, अब मैं भोपाल में एक पहचान थी, दिल्ली में एक पहचान थी कि भाई ये, लेकिन जब बंबई उतरा तो मुझे लगा अरे मैं तो आई हैव आल्सो बिकम अ स्टैटिस्टिक, मैं भी एक संख्या बन गया। और अभी अगर मैं मर जाऊं तो एक और आदमी खत्म हो गया यहाँ, और अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है, और मैं कुछ करूं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने शुरू के बहुत सारे साल तो बंबई में सिर्फ सड़कों पे चल चल के बिताए, क्योंकि थोड़ी आर्थिक समस्या ये थी कि एक नई चीज के लिए गए थे, एड फिल्म्स के साथ स्ट्रगल कर रहा था, तो कुछ करने को भी नहीं था, पैसे ऐसे थे नहीं कुछ। तो बस सुबह से शाम तक जो एक, मैं नहीं, ऐसी लाखों लाखों लोगों से बात करें वो यही बोलेंगे, कोई ऐसा नहीं है उसको, मैं आप चाहे तो शायराना अंदाज में बोल सकता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे लगता है वो गलत है। जो फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग कहते हैं ना, जनाब हम साहब पेशावर से आए, फिर स्टेशन पे सोए और चने खा के दिन गुजारा, मैंने भी सब किया, सब लोग करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उस वक्त जब करते हैं उस उम्र में तो गलत भी नहीं लगता है, पता भी नहीं चलता कब कर गए, कोई ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, मुझे आज भी याद है कि मैं सड़कों पे घूमते घूमते, बस कुछ करने को ही नहीं है। और आदमी इस बड़े शहर में जितना अकेला होता है, जितनी ज्यादा भीड़ में जाता है उतना अकेला होता है, लेकिन उस अकेलेपन ने मुझे एक जीवन का, विश्व का, लोगों की मानसिकता के बारे में समझने का काफी बड़ा एक अवसर भी दिया। और मुझे ये समझ में आया कि ये जो शहर है, इस शहर में कोई भावना नहीं, इस शहर का जो कहते हैं लोग एक सपना, कोई सपना नहीं है, इस शहर का कोई अरमान नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप जब, कोई आदमी वेंटिलेटर पे मर रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आशा के कि थोड़ा और जी जाए, लेकिन स्थिति बड़ी खराब है। जो भूखा आदमी है, निराला ने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, पेट पीठ मिलकर एक, कूड़ा चलता लाठी टेक,
वो स्थिति अगर जब आपकी है तो आपके आगे ड्रीम देखने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। एक शहर की सक्सेस तब है जब लोग ड्रीम देखना बंद कर दें। और फिर हम खुशहाल है किस बात का ड्रीम देखें। छोटा शहर है भोपाल, भोपाल में कोई ड्रीम नहीं देखता। जैसा था आज से 30 साल पहले वैसे ही अब थोड़े मकान और बन गए हैं। कानपुर में कोई ड्रीमिंग नहीं देखता है। वो पान खा के थूकते हुए मस्ती में बात करते हुए लोग प्रसन्न हैं। मैं ये प्रसन्नता को आप ये नहीं समझिए कि बड़ा मकान है, बंगला है, गाड़ी है इसलिए प्रसन्न है, बस है। बंबई में अगर किसी से आप ये पूछें कि क्या भाई तुम संतुष्ट हो, नहीं। प्रसन्न हो, नहीं। जहाँ जाना चाहते थे वहीं जा रहे हो क्या? तो लोगों को ये नहीं पता कहाँ जाना चाह रहे, क्यों जाना चाह रहे हैं, वो क्या रहा उनके साथ। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यही तमाम होती है, ये हाल है। लेकिन मैंने उसका फायदा ये उठाया कि इतने अलग कल्चर के लोग, अलग अलग, हर आदमी तनाव में जीता हुआ, भागता हुआ, एक समुंदर की लहरें क्यों उठ रही हैं, क्यों गिर रही हैं, उनको पता ही नहीं है, बस उठ रही हैं और गिर रही हैं, जो अनजान आदमी। लेकिन जब फिलोसॉफिकली और एक शायर की नजर से उसी समुंदर को देखने लगो, तो आप उन्हीं लहरों को एक अलग मीनिंग दे सकते हो, जीवन के बारे में सीख सकते हो। तो अब तो मेरे लिए बम्बई छोड़ना बड़ा असंभव है। इसलिए अगर मैं बम्बई जब भी छोड़ देता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने लगता हूँ। और जब आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है तो रोजी रोटी नहीं कमा सकता। तो मैं भी गोवा में था 20 दिन, तो जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया। अगर कोई मेरी टाइमलाइन फॉलो करे तो उसे समझ में आ जाएगा, अच्छा अभी भी स्पिरिचुअल है। पर जैसे ही मैं शहर में आता हूँ तो अंदर का जो द्वंद है ना, वो द्वंद को वो शहर निकालता है, और वो द्वंद के बिना मैं जीवित भी नहीं रह सकता। अच्छा, मुझे लगता है कि कारण और है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पल्लवी मैम से मुलाकात आपकी कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या कविता भी उसके पीछे, कविता है भी उसके पीछे का राज है? तो कविता नहीं होगी तो इश्क भी नहीं हो सकता, और इश्क को तो बिना कविता के बता भी नहीं सकते। तो जो कहते हैं ना, इश्क में हर आदमी कवि हो जाता है, शायर हो जाता है। नहीं तो अब ये मुलाकात तो होनी ही थी, उससे तो टाला नहीं जा सकता था, तो इसलिए हो ही गई वो तो। लेकिन मैं अ, मुंबई में एड फिल्म्स बना रहा था, और पल्लवी उस वक्त में टेलीविजन करती थी। और एड फिल्म्स वालों को कुछ ऐसा उस वक्त थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग टाइप की थी एडवर्टाइजिंग, आज जैसी नहीं है कि हिंदी बोलने वाले ज़्यादा हावी हैं। तब अंग्रेजी बोलने वाले थोड़े डून स्कूल, डून कॉलेज, डून स्कूल के, और स्टीफेंस के, और इस तरह के थोड़े कूल हाई फ्लाई एलीट टाइप के लोग करते थे। तो मैं भी सीख गया था, जवान लड़का था। तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि ये जो लोग टीवी और फिल्म करते हैं इनमें क्लास नहीं है, इनको आर्ट नहीं पता, ये सब। और वो ज़माना भी देखिए, अगर आप देखें लेट 90s का, अर्ली 2000 का, तो वो सारा वो गोविंदा और मिठुन चक्रवर्ती टाइप की फिल्मों का था। गोविंदा टाइप का अगली कपड़े, पीला लाल नीला, और अजीब से वो सरकारी लोकटिया टाइप के गाने, और हीरोइनें भी उस तरह की एक्टिंग करती थी, सब्जेक्ट्स भी वही अजीब अजीब से थे। तो एक चिप होता है शोल्डर पे ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चिप ऑन योर शोल्डर, तो वो था हमारा भी। तो मेरी जो प्रोडक्शन देखती थी वो पल्लवी की बहुत जिगरी दोस्त थी बचपन की, और वो मेरे साथ भी उसका काफी काम ही करते थे साथ में। तो कई बार उसने बोला कि, अब मैं चूंकि अकेला रहता था, मुंबई से दिल्ली से आया था मुंबई में, तो उसको भी लगता था कि मैं अकेला हूँ। तो कई बार उसने बोला कि चलो चलो हम पल्लवी के साथ डिनर पे जा रहे हैं, या पल्लवी के घर में पार्टी आ जाओ। ये क्या कौन जाएगा यार। तो 2-3 साल तो वैसे टाला। एक दो बार तो ऐसा हुआ, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि न्यू ईयर्स का प्रोग्राम पल्लवी के यहाँ टेरेस पे पार्टी आ गई थी। तो उसने कहा चलो, तो मैं तंग आके मैंने कहा चलो चलिए चलते ही हैं। हाँ, वहाँ पहुंचा भी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं लिफ्ट में ऊपर तक गया, 7वें 8वें माले पे हुआ। और जब वो लिफ्ट से मैंने, यार मैं नहीं आऊंगा यार, मेरे को ये सब लोग जमते नहीं है, मैं पीछे चला आया अपना। पर होनी को कब तक टाल सकता है। तो हुआ क्या, एक दिन एक रॉक कॉन्सर्ट था ब्रेबर्न स्टेडियम में, और किस्मत कुछ ऐसी थी कि मैं लाइन में खड़ा था, और सडनली मैंने बहुत जोर से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनी, और मेरे सामने ही पल्लवी खड़ी थी। वो बहुत हंसती, बहुत जोर से पल्लवी, तो वो बहुत जोर जोर से खिलखिला के हंस रही थी कुछ दोस्तों के साथ आई। और वो मुझे जानती तो थी, क्योंकि जिक्र तो दोनों तरफ ही हुआ होगा। तो अचानक बातचीत हो गई, और चूंकि आधा का पौन घंटा अंदर लाइन में खड़े रहे, तो कुछ बातचीत भी चलती रही। पर जब मैं अंदर गया,
मुंबई का ऐसा कल्चर है कि वहाँ जनरली आदमी लड़के लड़कियों में ज़्यादा फर्क नहीं करते आपस में। दिल्ली में जैसे मैं था यहाँ पे, तो अगर कोई लड़की आपसे मिलने आई है तो आपको उसको घर छोड़ना पड़ेगा शाम को, या थोड़ा यहाँ है कि आप अगर खाना खाने गए तो लड़का ही पैसे देगा। थोड़ी ये मुंबई से ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी है। और अगर आप किसी फंक्शन में गए हैं, इंटरवल हुआ, पिक्चर देखने गए, तो आप ही का फर्ज है कि आप जाएँ और कोक लाएँ, चाय लाएँ, पिलाएँ। मुंबई वाले ऐसा नहीं करते हैं। मुंबई में लड़के लड़कियां अपना अकेले अकेले करते हैं जो करना है। तो जब रॉक कॉन्सर्ट चालू हुआ, तो उसके जितने दोस्त थे, जितने मेल लड़के जो साथ में आए थे, तो वो सब अपना इधर उधर चले गए। वो रॉक कॉन्सर्ट में बिजी हो गई, अकेली पीछे रह गई। और इतनी वहाँ भीड़ थी और गर्मी थी जबरदस्त कि पानी आने का कोई इंतजाम नहीं था। तो मैं गया, लेके आया उसके लिए। तो उसको ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि पली तो वहीं की पड़ी हुई है और कभी उसने देखा नहीं था ऐसा कि कोई लड़का स्पेशली किसी के लिए कुछ कर रहा है। तो उसका ऐसा कहना है कि मुझे लगा कि तुम थोड़े कल्चर डालते हो। फिर हम जुड़े 2-3 चीज़ों के कारण। देखिए आप, ठीक है बाकी सब होता है, लेकिन इतना लंबा वक्त साथ गुजारना, 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सोल में होती हैं, जो कनेक्ट करती हैं। मेरे ख्याल से पहली चीज़ थी सेंस ऑफ ह्यूमर। इसका मतलब ये नहीं कि आप चुटकुले सुना रहे हैं एक दूसरे को। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब जिंदगी को देखने का आपका जो नजरिया है, उसको आप कितने हल्केपन से देखते हैं और वो बैगेज कितना कम अपने ऊपर लेते हैं। तो वो एक चीज थी। दूसरी, साहित्य में हम लोग का इंटरेस्ट दोनों का। और साहित्य का मतलब ये नहीं कि आप कुछ कंधे पे आपने सोच ओढ़ लिया, कोई बोझ उठा लिया कि अच्छा हम साहित्य में इंटरेस्ट लेना नहीं। जिंदगी में चलते फिरते कोई अच्छी बात को समझना, अच्छी तराशी हुई मूर्ति का जो वो जो तराशी है उसको समझना, अप्रिशिएट करना, मुझे लगता है वो जो एक चीज है कला की, वो जुड़ गई। तीसरी चीज जिसने हमको बहुत जोड़ा, वो म्यूजिक। और ये 3 धरातल पे जब हम जुड़ गए, तो उसके बाद बहुत चीजें आसान हो गई। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि जब आपको साहित्य और कविता जोड़ती है, तो वो रिश्ते जो हैं वो फिर ओछी बातों से बहुत ऊपर चले जाते हैं। पर समस्या ये है कि लोग उससे जुड़ते ही नहीं है आजकल, तो इसीलिए बात बात पे झगड़े भी होते हैं। आपने बताया कि जो दूसरा पॉइंट था कनेक्ट होने का, साहित्य, जी। कविताएं, क्या आपने कभी कभी कोई कविता मैम के लिए, या मैम ने कोई कविता आपके लिए लिखी हो? हाँ, मैंने तो कई पन्नों की लिखी है। नहीं, वो तो अभी है भी नहीं मेरे पास, लेकिन मैं काफी लिखता भी था, लिखी भी है, होंगी भी शायद कहीं पड़ी हुई। कुछ अंग्रेजी में भी लिखी है, हिंदी। देखिए मैं कोई कवि नहीं, मेरा ना तो कवि बनने का सपना है, लेकिन अपने को एक्सप्रेस करता रहता हूँ। तो ऐसा जो है, कई मैंने एक बार कभी लिखा, ट्विटर में डाला, तो एक सज्जन आगे कहे, नहीं साहब आपकी वो तीसरी लाइन मीटर में नहीं है और आप पूरा हिंदी में चल रहा था, उर्दू का शब्द ले आए बीच में, गलत था। तो लोग ज्ञान बहुत करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से। तो मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे को मेटाफोरिकली अपने को एक्सप्रेस करना। तो जैसे शहर के साथ मैंने बहुत चीज़ें जोड़ के बहुत लिखा है। तो मैं लिखता भी रहता हूँ, आपने भी देखा होगा, 2 लाइन कभी लिख देता हूँ, कभी 3 लाइन लिख देता, और उस वक्त जो फील कर रहा हूँ वो लिख देता हूँ। तो और दूसरा, बातचीत करने का आपका लहजा। जैसे मेरे मित्र हैं जावेद अख्तर साहब। अब जावेद अख्तर साहब अगर राजनीति पे बात कर रहे हैं, या मजहब पे बात कर रहे हैं, या वो शहर की द्वंद्व के ऊपर बात कर रहे हैं, या अपनी पत्नी के साथ मोहब्बत की बात कर रहे हैं, या खाने की बिरयानी की बात कर रहे हैं, वो हर चीज एक तरीके से ही बात करेंगे। एक जो लहजा है बात करने का, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाएगा मिजाज इस आदमी का शायर का है। और सारा खेल मिजाज का, राइट। अब जैसे गालिब का है, जो जब उनको बुलाया जफर साहब ने, तो उनका वो जो बड़ा फेमस शेर नहीं है क्या, जो आंखी से ना टपका लो, हर बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। अब देखिए वो है तंज, ज़ौक़ के ऊपर तंज है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है वो एक मिजाज अलग है। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग आपने बताया कि हिंदी मीडियम से निकल कर आए। आज की जिंदगी में बहुत बड़ी दुविधा है। इवन अब तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हिंदी बहुत उठ रही है। एक सपना देखना, आप ऐसी जगह से आए, हिंदी मीडियम से आए, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि उसके बाद अब मुंबई जाकर आपने जो भी सपना आपने पाल रखा था उसको उसको फॉलो किया, कुछ बनाया। तो ये जो जर्नी थी पूरी, प्लस आपका जो पहला प्रोजेक्ट था, पहली फिल्म थी, जब आपको लगा कि हाँ मैं यही करने तो आया था,
उसके लिए आपको आपको जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं, अंदरूनी पावर है, वो कैसे मिला? और इस सब के लिए आपने अपने आप खुद को रेडी कैसे रखा? देखिए मेरा कोई सपना फिल्म मेकर बनने का था नहीं, कभी भी नहीं था। ईमानदारी से हुँ, बताऊँ, कभी नहीं। मैं तो साइंस पढ़ी, उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, उसके बाद मैंने एडवर्टाइज़िंग पढ़ी, तो एकदम विपरीत है सब। और मैं एडवर्टाइज़िंग में था और बहुत अच्छा सक्सेसफुल भी था। तो लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये कुछ टीवी में सुभाष जी के यहाँ जी में उस वक़्त नया-नया था सब। तो उन्होंने बोला कि कुछ टेक्निकली साउंड लोग चाहिए, एडवर्टाइज़िंग वाले टेक्निकली साउंड थे, तो मैंने उनके लिए कुछ बनाया। एक टेलीफ़िल्म बनाई, उस टेलीफ़िल्म को किसी ने देखा लंदन में, तो उन्होंने कहा हमको यही बनानी है, तो हुँ, वो लोग जुड़ गए उस चक्कर में। और वो फ़िल्म बनी पहली चॉकलेट। हुँ, उस समय मैं कई बार बोल चुका हूँ, उस ज़माने का दौर कुछ ऐसा था कि एक्टर लोग जो थे वो बिना कोई फ़ॉरेन की फ़िल्म देखे, हॉलीवुड फ़िल्म देखे साइन नहीं करते। तो उस चक्कर में चॉकलेट हो गई, फिर गोल्ड हो गई, फिर तीसरी फ़िल्म हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं एडवर्टाइज़िंग से शिफ्ट कर गया और मैं दोनों चीज़ें साथ-साथ कर रहा था, एड फ़िल्म्स भी कर रहा था साथ। फिर एक वक़्त आया करीब 2009 के 8 या 9 के आस-पास। मैंने कहा नहीं मैं ये करने नहीं आया। हर समय इस प्रेशर में कि आप वो कहानी बताएँ, वो फ़िल्म बनाएँ जो लोग देखना चाहते हैं हुँ, और ये तो बहुत चलेगी। ये जो बहुत चलेगी का जो सिस्टम है, इसने मुझे ऐसा लगता है इंसान के अंदर का जो एक करेज है, अंदर का जो प्रतिभा है, जो एक अंदर का साहस है उसको खत्म कर दिया। आज आपको बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपनी बात के लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। हुँ, और अगर आप अपनी बात के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं तो आप साहित्यकार नहीं। फिर आप झुनझुना लेकर बैठे हुए हैं और आप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा मेरी पर्सनल मेरी निजी अ, व्यक्तिगत विचार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही सत्य है। तो एक वक़्त आया जब मैंने कहा कि मैं कोई ऐसा एड तो नहीं छपा था कहीं ऐसा विज्ञापन कि आइए बम्बई में आके फ़िल्में बनाइए, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं तो अपनी मर्ज़ी से आया था बम्बई और मैं बहता गया और फ़िल्में हो गई। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं महसूस करता हूँ और जिस तरह से उसको मैं समझता हूँ, उस तरह से शायद दूसरा व्यक्ति नहीं समझता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हुँ, मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है? मेरा उसको देखने का नज़रिया क्या है? और अगर मैं अपने आप देखिए कमर्शियल फ़िल्म में क्या होता है आप लोगों को इम्प्रेस करते हैं। कि अरे देखो बड़ी अच्छी लोकेशन है, बहुत सेक्सी हीरोइन है और गज़ब का एक्शन है, आओ देखो। जो लोग देखना चाहते हैं और लोग क्या चाहते हैं हमेशा हल्का-फुल्का सेंसेशन। ये इंसान की नीयत है। आपको गॉसिप क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे 10 लोग खड़े हो तो आप कहेंगे अच्छा अंदर क्या चल रहा है? अगर बाहर से कोई निकलेगा, उसने देखा ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं 10 लोग, तो पक्का वो बाहर वाले से कहेगा अच्छा चल रहा है क्या? अंदर और झाँक के देखना चाहेगा। हाँ, ये इंसान की नीयत है। तो आप क्या उस व्यक्ति के लिए अपना क्रिएटिविटी कर रहे हैं? या आपने कहा नहीं, ये चीज़ मैंने देखी है और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मैं समाज तक लेके जाऊँ उस बात को। अब उसमें समस्या ये है समाज तक आप अपनी भाव ले जाना चाहते हैं, तो आपको कोई और पैसे क्यों दे आपके काम के लिए? हुँ, आप खुद करिए, अपना कुआँ खुद खोजिए, अपना पानी खुद निकालिए आप उसमें से। करेक्ट? तो अब ये समस्या खड़ी हो गई। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स को पकड़ा क्योंकि वही एक गरीबी में कहते हैं ना नदी क्रॉस कराने के लिए सबसे अच्छा औजार है पतवार है स्टूडेंट। क्योंकि उसके अंदर वही जोश और एंथुसियाज्म होता है। और हम लोगों ने बहुत ही सस्ते बजट में फिल्म बनाई बुद्ध है ना ट्रैफिक जैम क्योंकि वो बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था। अब वो 6 साल अटकी रही। ऐसी नौबत आ गई कि घर वापस चलो, भोपाल चलो, वहाँ जाके कुछ करो, पढ़ा लो, कुछ नहीं होगा तो किसी प्राइवेट कॉलेज में नौकरी-वोकरी मिल ही जाएगी, कुछ तो पढ़ा ही सकते हैं। बिल्कुल ये नौबत आ गई। पर तब मुझे एक चीज़ दिमाग में आई कि ये मैं अपने को फ़िल्म मेकर के झांसे में काहे को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अगर मैंने कैमरे में एक चीज़ शूट की है, तो वो थिएटर में ही रिलीज़ हो, ऐसा कौन-सी किताब में लिखा है? हुँ, ये कौन-सा नियम है? मैंने एक फ़िल्म बनाई है तो आपके यहाँ आ सकता हूँ, आपके ऑफ़िस के 10 लोग बैठे हैं, मैं उनको भी दिखा सकता हूँ। और गली-गली घूमते-घूमते, चौराहे-चौराहे जा-जा के 10-10 लोगों को दिखा सकता हूँ। और फ़िल्म का मकसद ये था, एक बात कहनी थी जो उन तक पहुँचे और अगर वो 100-200 लोगों को जो दिखा रहे हो, उनमें से 2-3 लोगों को भी समझ में आ गई बात, तो आपका सफल हो गया। तो मैंने कहा मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं कहानीकार हूँ।
मैं स्टोरी टेलर। हम्म, ये दुनिया में सिर्फ कहानियां चल रही, हर चीज, ये डेमोक्रेसी, ये साइंस, ये ईश्वर, ईश्वर है या नहीं, ये सब कहानी है। ये डेमोक्रेसी क्या चीज है, पकड़ के दिखाए कोई? हम तुमसे प्यार करते हैं, दिखाओ पकड़ के जरा उस चीज को। अगर आप ये कहते हैं कि भाई ईश्वर दिखाओ, मुझे ईश्वर नहीं है, दिखाओ, तुम नहीं दिखाओगे तो हम नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी पकड़ के दिखाओ। कहाँ है डेमोक्रेसी, दिखाओ। आप 99% चीजों में इसलिए विश्वास करते हैं जो है नहीं, एक दो चीजें आती हैं उसमें आपको, तो जो आपको सूट करता है विश्वास, तो सब कहानियां हैं। हम दुनिया को कहानियों के ही थ्रू समझते हैं। अगर आपके माँ बाप आपको बचपन में कहानियां ना सुनाए तो आप ये विश्व को समझ ही नहीं पाएंगे, जीवन को समझ ही नहीं पाएंगे, सब कुछ कहानी। और एक पुण्य वाला व्यक्ति और एक पापी दोनों बैठ के बस कहानियां ही सुना रहे हैं। आप आधी कहानी यहां से उठा लेते, आधी वहां से उठा लेते। गांधी और गोडसे दोनों कहानियां ही है, राम और रावण कहानियां ही है। जो अतीक मारे गए वो और सदगुरु दोनों कहानियां ही हैं, क्योंकि आपके जीवन में उनका क्या रिश्ता है, कहानियां हैं। तो मैंने कहा कि अगर हम कहानी सुनानी है तो वो कई माध्यमों से सुनाई जा सकती है। और फिर मैंने अपने को खोद दिया। मैंने, चाहे वो कविता हो, चाहे लॉन्ग ऐसे हो, चाहे न्यूज़पेपर में आर्टिकल हो, चाहे भाषण हो, मैं बहुत देता हूँ भाषण हो, फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, कुछ भी। मैंने कोई, हमारे यहाँ कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं। कहानी सुनो, और वो कहानी सुनाओ जो सिर्फ तुम सुना सकते हो, दूसरा सुना सकता है तो मत सुनाओ। अगर तुम लाल बहादुर शास्त्री की डेथ की कहानी सिर्फ तुम ही सुना सकते हो उस तरीके से, तो सुनाओ, नहीं तो मत सुनाओ। मुझे वो कहानी नहीं सुननी कि भाई एक कोई रॉ का एजेंट है और वो जाता है और इसको मार लाता है और भारत को बचा लेता है। वो कहानी मेरे बस की। दो दोस्त हैं, उनमें दोस्ती है, झगड़ा हो गया लड़की को लेकर, फिर जुड़ गई, कहानी मेरे बस की नहीं। इसको सुनाने वाले लाखों लोग हैं। मैं वही कहानी सुनाऊंगा जो मुझे विश्वास है सिर्फ मैं ही सुना सकता हूँ, और अभी तक तो मैं वैसा कर नहीं रहा। नहीं बिल्कुल। और मतलब मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे वक्त पे जब बॉलीवुड, हॉलीवुड से, साउथ से, इधर उधर से मूवीज की स्क्रिप्ट उठा के उनको रिक्रिएट कर रहा है, दोबारा से बना रहा है। ऐसे टाइम पे आपने कहानियों की बात की, तो विशेष कहानियां आपके द्वारा लोगों तक पहुंची हैं। जब उन कहानियों के बारे में सोच रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उनको बना रहे होते हैं, उस वक्त पे आपका माइंड सेटअप क्या होता है? ये कहानियां क्यों लोगों तक पहुंचनी चाहिए? देखिए, लिखते वक्त तो मुझे टाइम नहीं लगता। मैं तो पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट 5-6 दिन में लिख देता हूँ। मैं जाता हूँ अपने को लॉक करता हूँ, 5-6-7 दिन में मैक्सिमम लिख देता हूँ। कहानी लिखना प्रैक्टिकल में टाइम नहीं लगता, तो उसको लिखने में बहुत साल जाता है वहां तक पहुंच। तो अब जैसे मैं आपसे बात कर, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। मैं जब बोल रहा हूँ तो खुद अंदर की परतें कुछ ऐसी हैं जो शायद मुझे ही नहीं पता निकल रही हो। समाज को देख रहा हूँ, कई चीजें बोल नहीं पा, कई चीजें महसूस कर रहा हूँ, क्या चल रहा है इस दुनिया में, क्या सही है क्या गलत है, उस पर विचार चलता रहता है, देखता रहता हूँ। जैसे भी मैं आ रहा था यहाँ, मैंने कहा कि आज़ादी के बाद से हम लोगों ने जैसे कंपटीशन आपस में कर ली है पूरे भारत में कि कितनी बदसूरत बिल्डिंग्स हम बना सकते हैं। अब तुमने बनाई, अच्छा गुड़गांव में गंदी, तो आओ बेटा हम पूना में इससे भी गंदी बना दें। तो हम लोगों ने जैसे कंपटीशन किया, ये मेरे को विचार आया। ओके, अब ये विचार कहाँ तक जाता है उसको मैं पकने देता हूँ दिमाग में। अगर विचार में ताकत नहीं है तो अपने आप थोड़े दिन में मर जाता है, और उसमें ताकत है तो वो जीवित रहता है और अंदर से कुरेदता रहता है, परेशान करता रहता है। सोते जागते उठते बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है। और ये कैसे पता चलता है मुझे, अब मैं ट्रेड सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। कैसे पता चलता है कि आप 4 लोग के साथ बैठे हैं और बात चल रही है, समझिए आईपीएल के बारे में, और थोड़ी देर में या तो आप बोर हो गए और उठ के चले गए वहां से, या आप धीरे धीरे बात को घुमा के वहां ले आए जो आपके दिमाग में द्वंद्व चल रहा है। तब समझ में आता है मुझे, नहीं ये बात जो है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और लोगों का भी मुझे पता चलता है कि लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और ऐसे करते करते वो बुनता फिर मैं लोगों के विचार क्या है। आप ट्विटर वगैरह में देखिए, मैं कई बार बहुत सवाल ऐसे ही डाल देता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले लिखा, व्हाट इज सिन, पाप क्या है। अब मैं कहीं कहानी में अटका हुआ था, तो मैं दुविधा होती कि भाई ठीक है, आपने कहा कि भाई ये मैं शास्त्रों के हिसाब से पाप ये है,
या आपने कुरान पढ़ा और बोला पाप ये है, आपने बाइबल पढ़ के बोला कि पाप ये है। आपके माँ बाप ने बोला था बेटा पाप ये होता है ना, किसी का पैसा चोरी कर लेना पाप होता है। ठीक है, ये तो हमने सुना है, पर जो जीते जागते लोग हैं, जो जेब से पैसे निकालते हैं और टिकट खरीदते हैं, वो क्या समझते हैं पाप क्या है? तो जब वो नीचे 1000-1500 लोग लिखते हैं कि पाप क्या है, ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आता है कि लोग क्या समझते हैं और क्या गैप है, उन्हें क्या समझना चाहिए। तो वो जो पर्सपेक्टिव है उसको मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी ये प्रोसेस रहती है। जैसे अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ द टेलीफाइन, वो शुरू कहीं और से हुई थी। मैंने जब शुरू का जो थॉट था मेरा कि इस पे बनाऊंगा, तो थॉट कुछ और था, और वही थॉट चलते 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 मुझे एक ऐसी गुफा के अंदर ले गया जो मुझे खुद नहीं पता था मैं ऐसी एग्जिस्ट भी करती और कभी घुसूंगा उसके अंदर, और करते करते वो एक अलग कहानी बन गई पूरी। तो मेरी ये प्रोसेस रहती है। सर, कविता क्या है आपकी? देखो मैं कविता को थोड़ी अलग नजर से देखता हूँ। मेरे लिए कविता कुछ शब्दों को जोड़ तोड़ के रख देना वो कविता नहीं। तालियां बजे कविता पे, मेरे लिए वो कविता। मेरे लिए कविता वो है जो जीवन के एक ऐसे पहलू की तरफ मुझे ले जाए जो मैंने महसूस किया है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये कविता का अर्थ है, कविता का पर्पस है। आपके समझ लीजिए आप ही के दिमाग में तरह तरह के गांव बसे हुए हैं और आप सिर्फ 4 या 5 गांव से ही परिचित हैं। गांव आपके अंदर है और आपका गांव कौन सा है ये भी आपको नहीं पता। आप किस मिट्टी के हैं, कौन सा गांव की मिट्टी आपकी, आपको नहीं पता। लेकिन कविता वो एक ट्रेन की तरह है जो आपको वहां ले जाके खड़ा कर देती है। इसीलिए आप देखिए कविता और शायरी जिसको कहते हैं उससे इंसान सबसे पहले जुड़ता है जब उसे इश्क होता है, पहला तभी जुड़ता है। आप जितनी भी 16-17 साल के बच्चे लड़के लड़कियों की अगर डायरीज अगर आप देखें तो पीछे के पन्नों में जैसी ऊटपटांग शायरियां लिखी। आदमी अपने को नेचुरली कम से कम शब्दों में व्यक्त करता है और वो प्रतिभा, वो जो चीज है मेरे ख्याल से वो कहीं कविता बनती है। और कविता को यूं देखिए कि सागर के समुद्र के साथ जोड़ा जा सकता है। समुद्र क्या है, कविता की भी 3 स्टेजेस है। अगर आप देखिए कविता क्या है तो सागर से किसी पूछिए समुद्र क्या है, तो बोलेगा कि भाई समुद्र है रेत का किनारा, वहां से बैठो और एक बहुत बड़ा कोई एक पानी का वो है, आप उसको देख रहे हैं। जो आदमी बाहर बैठा हुआ है उसके लिए क्या है, उसके लिए एक छाता लगा है, बीच में वो बैठा हुआ है और उस नज़र से देख रहा है। वो कवि सम्मेलन में बैठा हुआ है, लोग कविताएं पढ़ रहे हैं, उसको देख रहा है। पर थोड़ा सा जब कविता को जानना शुरू करता है तो वो लहरों की तरह हो जाता है। तमाम कविताएं हैं जो उठ रही हैं, गिर रही हैं, टूट रही हैं, बन रही हैं, यानी उसके अंदर का जो एक एक जो संघर्ष है कविता के साथ, और चट्टाने हैं राह की, उनसे टकराती हैं कविताएं, टूटती हैं, फिर गिरती हैं, फिर बनती हैं। लेकिन जब कविता आपको समझ में आती तो आप अगर कवि हैं तो आपकी कविता क्या समझ में आती, तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी कविता समझ में आ रही, मुझे अपना जीवन समझ में आ रही। और समुद्र को भी देखिए, सागर एक एक लेवल के बाद जाके शांत हो जाता है। जिसको कहते हैं जीवन वो गहराई जिसको दुनिया समझ ना पाई, वो जो गहराई है, वो जो रिश्ते हैं, वो जीवन के जो बड़े नाजुक भावनाएं हैं, जो टेंडर फीलिंग्स जिनको कहते हैं, इमोशंस कहते हैं, थॉट्स कहते हैं, वो समझ में आनी। और कविता का मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मेरे लिए कविता ने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे ये समझाया कि विश्व में कोई भी एक पर्सपेक्टिव या एक नजरिया सही नहीं है। इतने लाखों करोड़ों, आप ये देखिए कि रामचरितमानस शुरू होती है, रामायण एक कविता फॉर्म में है। वही चीज तुलसीदास ने लिखी, वो भी कविता फॉर्म में है। नायक वही है, विलेन वही है, परिस्थितियां वही हैं, कहानी वही है, सब कुछ वही है, माँ बाप वही है, शहर वो है, गांव वही है, कुछ फर्क नहीं है।
सारे रंग वही है, कैनवस वही है, लेकिन एक कविता जो है अलग जगह ले जाती है आपको, और एक जो है वो शौर्य की तरफ ले जाती है, मर्यादा की तरफ ले जाती है, कैसे शासन होना चाहिए उसकी तरफ ले जाती है, धर्म अधर्म का आपके सामने सवाल खड़ा करती है, आपको फिलॉसफी की तरफ ले जाती है, एक अलग दर्शन की तरफ ले जाती है। दूसरी जो कविता है तुलसीदास की, वो आपको भक्ति की तरफ ले जाती है, सरेंडर की तरफ ले जाती है, समर्पण की तरफ ले जाती है, त्याग तपस्या उन चीजों की तरफ ले जाती है दोनों ही कविता है, लेकिन आपको वो दो अलग अलग डायरेक्शन में ले जा रही है। अब आपने कौन सी कविता का हाथ थामा है ये आपके ऊपर है। मैं तो चाहता हूं हर कविता का हाथ थामे लोग, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव। ये है कविता, वही जो दर्द है उसको अलग तरह से, मौत को कितना व्यक्त किया गया तमाम तरीकों से। कई ने मौत को हंसी में उड़ाया है, कईयों ने मौत को बहुत ही गरीब दयनीयता के साथ जोड़ा है, कई लोग पैसिमिस्टिक तरीके से किया है, कई लोगों ने उसके ऊपर फिलॉसफी लेके आए हैं मौत के ऊपर। तो कविता मेरे ख्याल से एक आपके अंदर जो एक भाव छुपा हुआ है, जो आपकी जिंदगी का जो मर्म जो छुपा है, उसको कुरेद के निकालने वाला एक औजार है। समझो आप किनको पढ़ते हैं जब कविता पढ़नी होती है, तो आप किनको एक्सप्लोर करते हैं, किन राइटर्स को एक्सप्लोर? मैं एक ज़माना था जब आपसे मैं बोलता भाई ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन अब मैं जीवन के कुछ ऐसे मकाम पे हूँ, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। अब मैं सुनने में लोगों को बड़ा अटपटा भी लगेगा, अजीब भी लगेगा, ठीक है, और ये जो मैं बोलूँगा इस बात से कई लोग सहमत भी नहीं होंगे, और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में ट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैं यही है। पिछले 2 4 5 साल से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 5 1 साल से मैंने, अब फिल्में देखता हूँ बहुत, कौन एक्टर है कौन डायरेक्टर है मैं परवाह भी नहीं। मैं कोई किताब है तो मेरे घर में तो यानी हम लोग, मेरी पत्नी कहती है कि हम लोग किताब घर में ही रहते हैं, इतनी किताबें आती हैं और मैं सबको खोल के पढ़ता। मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किसने लिखी, मैं कविता में घुसता हूँ, मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको समझता हूँ, नहीं अच्छी लगती है कि मैं अब भरा पड़ा हूँ मेरे नोट्स में, आपको मैं कहीं खोल के दिखाऊँ तो अब आप देखिए, अब कविताएं कविताएं भरी पड़ी है। अंग्रेजी की एक जगह किसने लिखी है, मैं नाम कहीं आपको नाम दिखेगा, देखिए मैं जानबूझ के, ऐसा नहीं है लिख सकता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं लिखता। क्या होता है, अभी मैं आपको कोई बहुत अच्छी 2 लाइनें सुना, आपके दिमाग को ट्रेन कर दिया गया है, आपके दिमाग को बचपन से सिखा दिया गया है, मैं 2 लाइनें पढ़ूं और आप उस पर एक तरह से रिएक्ट करेंगे, और मैं पढ़ने के पहले आपसे ये बोलूं, अब मैं आपको देखिए रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां सुना रहा हूं, आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। मैं आपको 2 बहुत गजब की लाइनें अगर सुनाऊं तो आप कहेंगे वाह बड़ी खूबसूरत है, और जैसे ही मैं बोलूंगा तो गुलजार अली के आपको तो क्लासिक है। मैं गालिब के नाम से जब और चलती भी गुलजार के नाम से तो झूठी कविताएं चलती है, यानी गुलजार से ज्यादा तो और गालिब और रूमी से ज्यादा तो झूठ बोला ही नहीं जाता है, लेकिन आप बता नहीं सकते गालिब ने लिखी है कि किसी और ने लिखी है। तो मैं अपने दिमाग को वो चैट जीपीटी नहीं बनाना चाहता। मुझे किसने क्या कोट बोला है, किसकी फिलॉसफी, में बहुत फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ। पहले तो मैं फिलोसोफर्स के नाम ले लेके गर्व महसूस करता था, मुझे ये स्कूल पता है, वो स्कूल पता है, ये पता है, जैसे आजकल नहीं है, अब ये ईशो उपनिषद में लिखा हुआ है, ये वहाँ लिखा है, ये वहाँ लिखा है, और मुझे लगता है मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है, कौन सी फिल्म किसने डायरेक्ट की है, ये किसकी 4 लाइनें। मुझे आप बस कविता मेरे सामने भेजते रहिए, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे ग्रहण कर लेता हूँ। बहती हुई नदी में क्या फर्क पड़ता है कि किनारा कौन से शहर का है। पूरी बातचीत से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप सारी परिस्थितियों में ना शांत रहना सीख चुके हैं। मेरे बाबा थे अटल वाजपेयी के साथ, उन्होंने बहुत सारी कविताएं साथ में लिखी, क्लास में थे। क्या नाम था? कानपुर, श्रीधर मिश्रा। तो कानपुर में थे। अच्छा, कवि? कवि नहीं थे, वो तो थे तो एक आईएएस ऑफिसर थे वो, बट उनके साथ उन्होंने कविताएं बहुत लिखी जब कॉलेज में थे, डीएवी में कानपुर। अच्छा, उस वक्त में तो उसमें उनकी कविताएं, उनकी जो कविताएं सिखाती है वो खुद सिखाते थे, वो था कि शांत रहना। हमने देखा कि पिछले 1-2 साल से आपकी फिल्म को लेकर जितनी नेगेटिव और पॉजिटिव बातें आपके ऊपर की गई हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा किसी पे हुई होंगी ऐसी बात। उस वक्त में आपने अपने आप को शांत कैसे रखा? उनपे बहुत कम रिएक्शन देखे कि आपने बहुत कम चीजों पर रिएक्ट किया, तो वो आपकी जर्नी कैसी, तो अपने आप को शांत कैसे रखा आपने? कोई कवि के मन से
मेरा मन जो हृदय है वो एक कवि का ही है, एक सरल तरल बहता हुआ, ओके, हवा के साथ चलता हुआ। तो और दूसरा क्या है कि अगर एक कवि क्या करता है, कवि को लगता है ये पूरा सब नाटक चल रहा है चारों तरफ, वो नाटक के दृश्य लिखता जाता है, कवि या साहित्यकार जो भी आप समझे, मुझे ये लगता है ये सब नाटक चल रहा है, ठीक है। अब मैं उस नाटक का हिस्सा भी बन सकता हूँ, नहीं भी बन सकता हूँ। तो अब चूंकि बैठे ऐसी जगह पे हैं, पावन जगह पे, कि जहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने अपने 2 खंड बना लिए। एक वो है तो सोशल मीडिया का खंड है, और एक मेरा अपना निजी है, राइट। तो सोशल मीडिया में क्या है कि लोग आपकी फोटो देखना चाहते हैं, तो आप एक स्टूडियो में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल तेल लगा के ऐसा बनाते हैं, यूं बैठते हैं, सामने फोटोग्राफर खड़ा होता है, कहता है मुस्कुराइए, आप मुस्कुराते हैं, फोटो को खींचता है और आपकी मुस्कुराहट बढ़ जाती है, आप चले जाते हैं अपने जीवन में जो करना है आपको। अब तो नहीं, अब तो आजकल के लोगों को पता नहीं स्टूडियो की फोटो कैसे खींचती थी, हमें पता है। वो पूरा प्रोग्राम बनता था एक, अरे इस तारीख को जाएंगे, और सज धज के जाते थे, वो थोड़ा पाउडर वाउडर भी लगाता था, और बाल वाल आपको कंघा देता था, आप बनाते थे। आपने कभी खिंचाई होंगी शायद कॉलेज वाले में। हाँ, और परिवार वाले नहीं खिंचा, गाँव में अभी भी खींचती हैं, पूरा परिवार जाता था, ये जो हाथ रख के मियाँ बीवी अभी यानी चप्पल जूतों से लड़ाई करके आए हैं, लेकिन वहाँ बैठे हैं, मुस्कुराइए, आपने मुस्कुरा दिया। मेरे लिए सोशल मीडिया की सिर्फ उतनी ही मेरे जीवन में, तो वो एक अलग है, और बाकी मैं एकदम डिटैच रहता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पूरी धरती भी गिर जाए अभी, पूरी दुनिया में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस स्थिति में अभी नहीं। अच्छा, आपको अभी तक आपकी जो फिल्में आई हैं, किसी एक फिल्म में प्राउड फील होता हो कि ये फिल्म बना के मतलब ये तो मुझे करना ही था, कौन सी फिल्म हो? अभी उसका मुझे लगता है सिर्फ बीजी अभी वो निकली नहीं है, उसका निकलना अभी बाकी है। मैं जिस फिल्म पे काम कर रहा हूँ, डेली फाइनल्स, मुझे लगता है वो शायद वो फिल्म, इसलिए क्योंकि मेरे दोनों माँ बाप फ्रीडम फाइटर्स थे, और मैंने भारत का इतिहास पढ़ा भी बहुत है। मेरे दिमाग में एक प्रश्न हमेशा से चलता आ रहा है कि आखिर ये भारत है क्या, किसी और राष्ट्र जैसा नहीं है। क्या भारत एक संस्कृति है, क्या भारत एक सभ्यता है, क्या ये एक राष्ट्र है, क्या भारत एक विचारधारा है, ये है क्या? ऐसी क्या चीज है कि दुनिया की सारी सभ्यताएं खत्म होती जाती हैं और भारत खत्म ही नहीं होता? अगर आप एक ईमानदार प्रैक्टिकल आदमी की तरह से सोचें, प्रैक्टिकल और साइंस को पकड़ के अगर चलेगा, वो हर चीज भारत में है जिससे सोसाइटी खत्म हो जानी चाहिए। यानी एक आदमी सुबह शाम जहर पी रहा है फिर भी जिंदा है, तो क्या ये शिव का आशीर्वाद है कि तुम जितना जहर पियोगे उतना तुम जीवित रहोगे? ये है क्या? ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। हम यही 10-12 लोग बैठे हैं, मैं आपको शक्लों से बता सकता हूँ, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है इस देश में, जिसको हम विविधता बोलते हैं, ना उसको कॉन्ट्रडिक्शन। विविधता क्या होता है? मतलब आप रोटी दाल लेके बैठे हैं खाने के लिए, और मैं बिरयानी लेके बैठा हूँ, ये हम दोनों साथ में काम करते हैं, दोस्त हैं बचपन पर, ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे और आपके बीच में, इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, मतलब अलग अलग चीजें हैं। लेकिन वो सब इतने सालों से जिंदा भी हैं, इतने आक्रमणों के बावजूद भी हम जिंदा हैं। तो मैं हमेशा समझने की कोशिश करता हूँ भारत क्या है, और मेरा बड़ा अंदर से ऐसी इच्छा है कि मैं भारत को लेके एक जो बड़ा मेरा जो सोच है वो मैं लोगों तक एक कहानी के रूप में ला सकूं, जो मैं समझता हूँ। आगे के पूरे दुनिया में इसको राजनीति ने खराब कर दिया है, इस विषय को जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको राजनीति ने बहुत ही दो स्तर, बहुत ही निम्न स्तर पे ले आए, लड़ाई कर दी दो लोगों के बीच में, एक कहते हैं हम इसको मानते हैं, एक कहते हैं नहीं मानते। लेकिन आप देखिए पूरे विश्व में कितने राष्ट्र हैं, कितनी सभ्यता है। भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है या राष्ट्र है जो इसको भारत माँ बोलता है और देवी मानता है। कहीं भी दुनिया में आज तक कहीं पे भी, और इसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, इसका एक बिलीफ सिस्टम से लेना देना, एक सभ्यता से लेना देना। ना इजिप्ट ने, ना रोम ने, ना चाइना ने, ना जापान ने, ना अमेरिका, इन सभ्यताओं ने तो कभी किया नहीं, किसी राष्ट्र ने नहीं किया।
तो ऐसी क्या यूनिक चीजें हम करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं? क्या है हमें? देखिए, मदरलैंड बोलना एक अलग चीज होती है। अच्छा, आप देखिए, भारत के लोग राष्ट्र की परिभाषा को नहीं मानते, इसीलिए आपको इकलौता एक देश है पूरे विश्व में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। यानी ऐसे कहते जरूर है हम मानते हैं, लेकिन उनका जो अंदर अंदरूनी जो विश्वास है वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो ठीक है, लॉयर्स और जजेस और पॉलिटिशियंस के लिए है, पर हमारी तो अपनी सभ्यता है प्राचीन। हम कितना भी एआई आ जाए, सफलता आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा जो कोर है, सारी दुनिया के लोग सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हैं? ताकि वो दुनिया के सामने खड़े होकर बोल सके हम सफल हैं, और वो गाड़ी बंगले इन सब चीजों का आनंद उठा सके। भारत में एक जो यंग लड़का है, वो लड़की है, वो सफल क्यों होना चाहती? सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप के पास लौट के आके बोल सके, देखो माँ, देखो पिताजी तुम्हारे पहुंचों के आशीर्वाद लेके गए थे, और देखो आज तुम्हारा बेटा जो है गूगल में नौकरी कर रहा है, आओ हम लोग घुमाते हैं, देखो माँ तुम्हारे लिए हम ये लेके आए, तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है तो फ्रिज लगवा दिया। ये आपको स्थिति पूरे विश्व में कही। और माँ बाप, उनका इतना त्याग, इतनी तपस्या, बच्चों को खड़ा करने के लिए सब कुछ, पूरा जीवन जो लोग त्याग करने के, माएँ तो करती हैं, आपकी माँ ने भी किया होगा। एक आप तो छोटे शहर के आप जानते हैं, जॉइंट फैमिलीज में एक कमाने वाला होगा, बहन के भी बच्चे, भाई के भी बच्चे, दोस्त के भी बच्चे आके पढ़ रहे हैं, एक आदमी कमा रहा है और नौकरी क्या कर रहा है, कहीं पे क्लर्क है या टीचर है, साइकिल पे जा रहा है, साइकिल से आ रहा है, लेकिन वो 6 7 8 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे, घर वालों के सबके, क्योंकि वो सबसे समर्थ। ये जो सेक्रीफाइस है, ये जो त्याग और तपस्या की जो क्वालिटी है, जिसको स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ते हैं हम, ये आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे अंदर, अगर आप कहें आप ऐसी क्या चीज है जो आपको खलबला रही है अंदर से, वो आप कश्मीर फाइल्स की भी लास्ट 10 15 मिनट में आपने वो लड़का जो बोलता है उसमें झलक मिली होगी, वो मेरे अंदर का ही द्वंद है। मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था आखिर कश्मीर है क्या, और वही शायद दिल्ली फाइल से मैं कर पाऊं कि आखिर भारत है क्या। और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा भारत क्या है, आपको समझ में आएगा इस राष्ट्र की एक गहराई जो आप और कहीं रह के समझ नहीं सकते। कविशाला पे लोग बातचीत कर रहे हैं तो कुछ कविताएं तो होनी चाहिए, और आप बहुत अच्छा लिखते हैं, कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं। अरे नहीं लिखता हूँ भाई, चलिए मैं आपको वक्त भी, आप ज़्यादा मैं कवियों की तरह हाँ हाँ ना ना ये सब नहीं करूँगा आपके साथ। मैं कोई सोच के नहीं आया, मैं आपको जो मैं चलते फिरते गाड़ी में या अभी आपके यहाँ से निकलते हुए या बाथरूम में खड़े हुए लिखता हूँ, वो सुनाना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि जो क्राफ्ट के साथ कविताएं लिखी होती हैं उनको क्राफ्ट के साथ सुनाना। धुंध में लिप्त है शहर, आकाश दिखता नहीं, सूरज निकल गए बादल पर कोई किला नहीं। तुम भी होते तो बेहतर होता, क्योंकि कोई साथ हो तो सफर कट ही जाता है। पर तुम भी तो आजकल इस शहर जैसे ही हो, खुद में लिप्त, अपनों से दूर, वक्त से खफा, और कोई किला नहीं, मौसम हो या रिश्ता बदल ही जाता है। जैसे अब मैंने पढ़ा भी, देखी, बहुत हुआ आओ अब भूत से नाता तोड़ते हैं। शहरों में एक बना, बहुत हुआ आओ अब भूत से नाता तोड़ते हैं, बीत रहा जो इर्द गिर्द जरा उसे भी देखते हैं। कानून की धज्जियां, गरीब की मजबूरियां, चौराहे पर घूरते युवा, चुन्नी के बोझ से झुकी युवतियां, झुनझुने बजाते नामर्दों की बारात, तमाशबीनों की नई जमात, और भी हैं कई हसीन नजारे इस शहर में जवाब। तो ये मेरे शहर के साथ आज आग यहाँ लगी, कल वहां लगेगी। इस आग में है गर्मी ज्यादा, अब इस पे शर्त लगेगी। आग में हाथ सेकने वाले तो छुप जाएंगे अंधेरे में, जो शर्त लगाने वालों के अभी सिर्फ घर जलते हैं, जल्दी उनकी बस्ती जलेगी। और जब आएगी बारी चिताओं को जलाने की, तो इस शहर में कोई भी आग नहीं, सिर्फ राख मिलेगी। तो इस तरह से मैं लिखता हूँ, यानी क्या बोलूं। शानदार सर। तो क्या लगता है आगे 10 20 25 सालों तक जो आप जैसे जिस तरीके का हिंदुस्तान आप देख रहे हैं? ये सुनिए, इस शहर में एक गली ऐसी भी तो होगी जहां मेरी भी एक कहानी रहती है। ये मैं बहुत पहले अकेले वैसे 2 2 4 4 लाइनें लिखता रहता हूँ। शहर पे मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और राजनीति से जब
बहुत व्यथित हो जाता हूँ, बहुत दुखी हो जाता हूँ, तो राजनीति पे लिखता हूँ। आजकल राजनीति में बहुत सारी बातें खुल के बोल नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से कविता एक जरिया है जिससे बोली जा सकती बिल्कुल। सर, आपने भी भारत की जो विविधता में एकता है उसकी बात की, जिक्र कर दिया उसका, और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी नज़रिए हैं। अगर हम उसी नज़रिए से देखें कि अगले आने वाले 10, 20, 25 सालों में क्या कुछ परिवर्तन, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी कमियां हैं, उसके बावजूद क्या सब कुछ सही रहने वाला है, क्या परिवर्तन आने वाले हैं, आपकी व्यूज क्या है इस पे? है। ये क्या आने वाला है उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर क्या है वो मैं जानता हूँ, और जिसको झुटलाया नहीं जा सकता जो सत्य है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं अभी एक गाड़ी में आ रहा था, मेरे दिमाग में विचार आ रहा था। मैं आपसे अगर बोलूँ कि विश्व की जितनी भी टॉप बैंक्स हैं जहाँ से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सीईओ जो हैं वो चाइनीज लोग हैं। और जितनी वर्ल्ड की टेक कंपनीज हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोबी हो, उन सबके जो सीईओज हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, चाइनीज लोग। मैं अगर आपसे बोलूँ वर्ल्ड के जो टॉप साइंस रिसर्च में जो लोग हैं वो चाइनीज लोग हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि फिलेंथ्रॉफी जिसको बोलता है वर्ल्ड, उसमें सबसे ज़्यादा चाइनीज लोग काम कर रहे हैं। मैं आपसे बोलूँ सबसे ज़्यादा दुनिया में एयर होस्टेसेस जो हैं वो चाइनीज होते हैं। मैं अगर आपसे बोलूँ अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चाइनीज हैं। मैं आपसे बोलूँ ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइनीज हैं। मैं आपसे बोलूँ वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियनियर कम्युनिटी जो है वो चाइनीज लोगों की है। वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप जो है वो चाइनीज लोगों के हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट जीडीपी फोरकास्ट है वो चाइना का है, तो आपके दिमाग में आपको ये नहीं कहीं पे विचार आता है कि क्या चाइना पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लिया इसने? आता है कि नहीं आता है? तो सब कुछ चाइना ही आगे बढ़ रहा है, चाइना का है। अब इसमें वर्ड को चेंज कर दीजिए, चाइना की जगह इंडियन लगा दीजिए। मैंने जितने एग्जाम्पल दिए सारे भारतीय लोगों के हैं। बिल्कुल। आज जितनी प्रोग्रेस भारत की यंग लड़कियों ने की है विश्व में आपको कहीं नहीं मिली। ये जो लड़कियां आपके ऑफिस में बैठी हैं, ये आज से 10 साल 20 साल पहले नजारा नहीं था, और ये डिसीजन ले रही है आगे जाके। आज एयर होस्टेस मैंने आपको बताया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, वही नहीं, वर्ल्ड की जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सीईओज मैक्सिमम इंडियन है। बीच में एक वक्त आ गया था वर्ल्ड के जो टॉप बैंक्स थे 8 की जो सीईओ थी वो इंडियन। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बैंक है उसकी सीईओ तो इंडियन, इजंट इट? और आज अमेरिका में अगर आप देखिए सॉफ्टवेयर टेक में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई ब्रीड है तो इंडियन लड़की है। ठीक है, अब आप इसका ह्यूमन पहलू देखिए। ये तो हो गया प्रोफेशन और पैसे की दुनिया, मटेरियलिस्टिक दुनिया में हम बहुत आगे जा रहे हैं। अब दूसरा देखिए, वही लड़की जो आईटी में काम कर रही है आज, या वो किसी बड़ी आईटी टेक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, या वो वेंचर कैपिटल में है, या वो किसी भी लाइन में है, वही जो है, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब उसका बच्चा होता है तो वो 1-2 साल के लिए अपने करियर को नीचे जाने देती है और करती है, और एक जो नया प्रोडक्ट इस दुनिया में आया है उसको कल्टीवेट करके उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको दुनिया के सामने लाती है। जो ये एक फालतू की बड़ी बेवकूफ़ी की जो चलती है चीज़, अरे ये इंडियन औरतें बच्चा होता है तो ये करियर क्यों छोड़ देती है? करियर नहीं छोड़ती है, वो एक नए स्टार्टअप में बिजी हो जाती है, नया प्रोडक्ट। आगे दुनिया चल तो उनसे ही रही है। और आप देखिए द क्वालिटी ऑफ इंडियंस विच वी आर क्रिएटिंग, लुक एट द क्वालिटी ऑफ पीपल वी आर क्रिएटिंग। आप सोच सकता तो कोई कहाँ के रहने वाले हो तुम? भारत में 9-10 में से 9.5 लोग हमीरपुर कहाँ जानते भी नहीं। और अगर हमीरपुर चले गए तो यकीन नहीं करेंगे कि इतना बड़ा स्टार्टअप लेके तुम बैठे हो, तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं लोग, एक नई विचारधारा से नहीं काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का। कौन सोच सकता था? मैं जब आया था यहाँ पढ़ने के लिए भोपाल से, तो भोपाल का नाम नहीं जानते थे लोग। आप और तो और छोड़िए, मैं एक फिल्म कर रहा था, टी सीरीज के जो मालिक हैं उनके भाई ऊपर ही रहते हैं मेरे घर के, कुछ बात चली, कहने लगे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बैग लेके निकल रहा था एक ही लिफ्ट में, कहाँ जा रहे हो? मैंने भोपाल। कहते हैं ये कहाँ है? तो मैंने कहा भोपाल यार, मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ मध्य प्रदेश में, वहाँ की राजधानी। कहते हैं अच्छा। कहते हैं यार ये नाम बड़ा अच्छा कर साउंड कर रहा है भोपाल, यार अगली बार ना एक फिल्म में हमको रखना चाहिए हीरो भोपाल से, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला था। ये बॉलीवुड की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, 10-15 ही साल पुरानी बात है। तो आप सोचिए जिन शहरों के लोग नाम नहीं जानते, वहां के लोग निकल के आज अलग अलग लेवल पे खड़े हैं। आप बैंगलोर जाइए तो लोगों ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती।
आंध्रा के लोग हैं, वहाँ अमेरिका में मुझे मिलते हैं, भाषा ही नहीं आती बोलनी कोई अपनी, बस तेलुगु बोलते हैं या बंगाली बोलते हैं या बोलते हैं, लेकिन दे आर ड्राइविंग द बेस्ट ऑफ द कार्स एंड दे हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द हाउसेस। फर्क क्या है, ये तो और भी लोगों के पास होता है, और इनके पास एक ऐसी चीज है जो बाकी विश्व के किसी लोगों के पास नहीं, वो है पीपल कैन ट्रस्ट। किसी भी वक्त विदेश के लोग भारतीय लोगों पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और ये क्वालिटी जो है, ये क्वालिटी आती है हमारी माओ से, हमारे परिवार से। तो जो 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 ये मॉडर्न फेमिनिज्म में हम बुराई करते हैं औरतों की, अरे शादी के बाद इन्हें थोड़ा पैक कर लिया, ये कर लिया, और सब बताते हैं ना ये तुम्हें काम करते रहना चाहिए, जैसे वो कैसे दुनिया में होता है, वो गलत है। हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हमारे माँ बाप, हमारी सोसाइटी एक बच्चे को कल्टीवेट करने में बहुत इन्वेस्ट करती है, और मुझे ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह के लिए आप क्या कहेंगे? मैं देखो, मैं आपने एक ही बार मुझसे बोला, और मैं खुद चल के आपके आया, राइट। मैं इसलिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो साहित्य में इन्वेस्ट कर रहा है, वक्त या पैसा या दोनों, हर भारतीय का ये फर्ज होना चाहिए उसको हेल्प करे, प्रमोट करे। आज विश्व में जो सब कहते हैं, आप किसी से भी पूछिए, आप क्या लोग बैठे, आपको लगता है ना सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है, लगता है आपको तनाव है, महसूस होता है? क्यों है ये तनाव? क्योंकि एक सोसाइटी का, एक समाज की आत्मा जो है वो साहित्य में बसती है, आर्ट एंड कल्चर। एक भाई जानवर और हमें क्या फर्क है? आप बताइए क्या फर्क है? जानवर भी तो बातचीत करते हैं आपस में एक दूसरे से, उनका भी कोई भगवान जैसा होगा, हमें नहीं पता है, वो भी मानते होंगे कुछ चीजें, उनके भी कुछ कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, बिल्कुल है। आप जानवरों का जब पानी बरसता है, जानवर एक तरह से क्यों व्यवहार करते हैं? उनका कल्चर है, मोर का कल्चर है पंख फैलाना, हम नाच डांस करते हैं, ये डांस वो डांस। क्या वो एक चीज है जो हमें अलग करती है? कहानी, सिर्फ कहानी। और वो कहानियां चाहे शायरी के मार्फत आए, चाहे वो प्रोज में आए, चाहे वो फिल्मों के उससे आए, चाहे कथावाचकों के उससे आए, या किसी भी तरह से आए, पर वो कहानियां आनी चाहिए, और वही कहानियां समाज को जिंदा रखती। आज हम लोग जो एक परिवार का सिस्टम बना हुआ है, डिस्पाइट एवरीथिंग, इतना मटेरियलिज्म के बावजूद जुड़े हुए हैं, वो इन कहानियों की वजह से, क्योंकि हमारी दादियां, नानियां, माँ बाप एक जुड़ने की कहानियां सुनाती हैं, टूटने की नहीं। और जो हम कहते हैं हर चीज भगवान भरोसे हो रही, वो भी कोई गलत बात नहीं। इतना पूछ रहे कि वो चल रहा कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, किसी में तो छोड़ो कि हाँ तुम भी हो, तुम्हारे कारण गलत हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कहानियां जो हैं, जो साहित्य है, वो एक सोसाइटी का, एक समाज का हृदय है, उसकी आत्मा है, और उस आत्मा को जिंदा रखने के लिए जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने जो कविशाला के लिए जो किया है, बहुत अच्छा किया है। बस मेरा ये है कि ईश्वर करे तुम पे ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी तरफ से करूँगा, और अगर मैं 4 और लोगों को जोड़ सकूँ। पर बस एक उसमें ये देखना कि बहुत कठिन है आज की तारीख में थोड़ा प्योरिटी को मेंटेन करना, इतना प्रेशर है नंबर्स का, नंबर्स भी बहुत आवश्यक है, पर नंबर्स में क्या होता है कई बार कि जैसे मैं उतरा था 10,000 लोगों के बीच में और एक संख्या बन गया था, तो बस ये गलती मत करना कि तुम भी एक दिन नंबर गेम में संख्या बन जाओ। तो जब तक उस संख्या का नाम है कविशाला, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन तुम नंबर बन जाओगे, उस दिन भगवान भरोसे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन दो लोगों को आपको सजेस्ट करना हो कि हमें बुलाना चाहिए, साहित्य से हो सकते हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा आपको बुलाना चाहिए। आप एक काम करिए, आप रूमी जाफरी साहब को बुलाइए। रूमी जाफरी जो हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, पर उनको लोग जनरली फिल्म की स्टोरी के नाम से जानते होंगे, लेकिन वो बहुत ही, उनके अंदर एक बहुत ही गजब का कवि है, और दुनिया को समझने का और अलग अलग कल्चर्स को समझने का, छोटे शहर के हैं, वहाँ से निकले हुए हैं, और बड़ा अच्छे कवियाँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर उनको बुलाएं तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा मेरे ख्याल से जिनने मुझे बहुत प्रभावित किया है वो है स्वानंद किरकिरे। मैं आपको फिल्म लाइन के लोग बता रहा हूँ, ऐसे तो मैं बहुत कवियों को जानता हूँ, पर स्वानंद किरकिरे को इसलिए कि उन्होंने एक अलग तरह की कविता का हाथ थामा है, और वो जो कविता है उसका फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह की कविताओं का हाथ थामते हुए, तो बाकी तो चालू चीज़ बहुत होती है। आप अगर इन दोनों को बुलाएं, आपको सुनने वालों को फायदा होगा। अगर आप चाहें
मैं पर्सनली भी उनसे बोल सकता जी बिल्कुल सर, प्रयास रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, यहाँ पे एक अच्छी बातचीत हुई और अपनी कविताएं भी सुनने को मिली सभी को। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सर आपने कई साल पहले एक फिल्म बनाई थी गोल्ड, वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग एंड मेरी फेवरेट मूवी है। उसका एक सीन था वो मिरर वाला, जब बोमन ईरानी जो है जॉन अब्राहम को खींच कर लेके जाता है अरशद वारसी को कि लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, क्या तुम्हें एक फुटबॉलर दिखता है? तो वो सीन मेरे को बहुत इंस्पायर करता है। क्या आप ऐसी कोई मूवी आगे जाके बनाने वाले हैं? अब गोल से तो थोड़ा दूर चला गया हूँ। गंगा जब निकलती है वहाँ से गोमुख से, तो उछलती कूदती तरह तरह की चीज़ करती आती, पर धीरे धीरे बनारस के घाट तक पहुँचती पहुँचती शांत होने लगती है। तो अब मैं बनारस तक पहुँच चुका हूँ, कलकत्ता की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी गोल तो मेरे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ इस तरह की इंस्पायरिंग बात वाली ही फिल्में कर रहा हूँ। तो अगर जीवन का दर्शन फिल्म से मिल सके, इससे अच्छा क्या हो सकता है। थैंक यू। किसी कोई और कुछ पूछना चाहता है? मैंने इतना महिलाओं के बारे में बोला, एक भी लड़की को कुछ नहीं है। आप स्पिरिचुअल है। एक सेकंड, आप एक काम करिए, आप पहले तो खड़ी हुई यहाँ आइए सामने, तो मैं आपकी शक्ल जान सकती हूँ, आपके कैमरे के सामने बताएंगे। ठीक है, आप पूछिए। सर आप स्पिरिचुअल हैं तो मैं भी उस दिशा में हूँ, और जैसे मैं फिल्म लाइन में भी जाना चाहती हूँ, तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर मैं स्पिरिचुअली जाती हूँ तो उधर से हटने लगती हूँ, मेरा मन हटने लगता है, और अगर मैं फिल्म लाइन की तरफ जाती हूँ तो स्पिरिचुअल से मैं कनेक्शन मेरा टूटने लगता है। तो दोनों को एक साथ लेकर मैं कैसे चल सकती हूँ? देखो, स्पिरिचुअलिटी कोई मेडिटेशन करने को स्पिरिचुअलिटी नहीं, योगा कर रहा है स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? आपका अपने आप से कम्युनिकेशन, आप अपने आप से क्या डायलॉग कर रहे हैं, राइट? और क्यों अपने आप से डायलॉग? क्योंकि अंदर जो आप हैं, जैसे अब आप अगर एक्ट्रेस बनना चाहती हैं तो आप जब स्टेज पे जाएंगी या फिल्म के सामने आएंगी तो बहुत मेकअप करके, अलग तरह के कॉस्ट्यूम, आप एक अच्छी महिला या आप एक विलेनिश महिला बन सकती हैं। लेकिन आप जब डायलॉग कांस्टेंट करती हैं तो आपको हमेशा एहसास रहता है कि आप वो नहीं है, आपके भीतर जो है वो आप है। उस भीतर को जब आप पकड़ के चलते हैं, वो आपका नॉर्थ स्टार बन जाता है। नॉर्थ स्टार मतलब आपका गाइडिंग फोर्स लाइफ का बन जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती। अक्सर गलती क्या होती है कि कई बार हम लोग, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 2-3 साल में, कि वो रील्स बनाते हैं। मेरे दोस्त हैं, कई लड़कियां हैं, मैं जानता हूँ उनको, बनाते 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 और उस तरह के कपड़े पहनते में तो उनको कहीं विश्वास हो गया वही यही है। जो सारे स्टार्स हो जाता है, कई बार उनको यही लगने लगता है कि शायद मैं यही हूँ, और फिर वो सारे जिंदगी के अपने निश्चय और निर्णय उस हिसाब से करने लगते हैं। लेकिन उसको अगर आप तोड़ दें उस बांध को, और आप अपने अंदर अपनी रूह को पकड़ के चलें, तो आपको कभी दिक्कत नहीं। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या में आपके माँ बाप वहाँ रहते हो? नहीं, सब यहीं पर रहते हैं। और अयोध्या से हो तो बस अयोध्या को मत भूलो जिंदगी भर, और कहो मैं अयोध्या की हूँ। कितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ, मैं अयोध्या की हूँ, वो तुम्हें खींच के वापस ले आएगा। वैसे ही माँ बाप के साथ बैठ के खटिया में वैसे ही बात करो, जिंदगी तुम्हारी सही रहेगी। यही स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू सर। थैंक यू।